ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का जो एनडीए में 2006 में आया था। क्वेश्चन में बोला फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस इट इज़ नोन दैट एन इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी ए विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6, will invest in security B with a probability of 0.3 and will invest in both A and B with a probability of 0.2. What is the probability that an investor will invest neither in A nor in B? अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी A की probability को PA ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या बोला है, he will invest in security A with a probability of 0.6, तो हम इसको 0.6 ले लेते हैं। इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी B with a probability of 0.3, तो हम PB probability of B को 0.3 ले लेते हैं। नेक्स्ट आपको बोला ही विल इन्वेस्ट इन बोथ A एंड B। अब मुझे मालूम होना चाहिए यहाँ पे जब भी एंड वर्ड आ जाता है इसका मतलब है इंटरसेक्शन, और अगर और वर्ड आता तो इसका मतलब होता है यूनियन। तो यहाँ पे एंड वर्ड आ गया मतलब मुझे A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज नथिंग बट 0.2। ये डेटा तो हमने कॉपी कर लिया। अब इसके बाद मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल द इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट नीदर इन ए नॉर इन बी, मतलब वो ना तो ए में इन्वेस्ट करे ना तो बी में इन्वेस्ट करे। तो उसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी वो ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि वो ए में भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, बी में भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो ए और बी दोनों में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी मुझे मालूम है क्या होता है, बाय एडिशन थ्योरम। हम इसको क्वेश्चन को रब कर लेते हैं। बाय एडिशन थ्योरम आई नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए probability of B minus probability of A intersection B, and that will be 0.6 plus 0.3 minus 0.2. 3 minus 2 is 1 and 6 plus 1 is 7, 0.7 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ऑप्शन है 0.7। कई बार क्या है एग्जाम में हमें ना बहुत एक्टिव होके, बहुत अटेंटिव होके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये मैंने ए यूनियन बी निकाला है। कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में हम इसी को टिक कर देते हैं, जबकि मुझे ए यूनियन बी नहीं निकालना है, मुझे निकालना है नीदर ए नॉर बी, दैट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए 1 माइनस कर दूंगा, 1 माइनस 0.7 एंड दैट इज 0.3। देयरफॉर माय आंसर इज सी। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो प्रोबेबिलिटी टॉपिक में पूछा गया था नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेवल एकेडमी, एनडीए के एग्जाम में। आपको बोला एन एयरक्राफ्ट हैज़ 3 engines A, B and C. The aircraft crashes if all the 3 engine fails. The probability of failure are 0.03, 0.02 and 0.05 for engines A, B and C respectively. What is the probability that the aircraft will crash? अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, ये एयरक्राफ्ट कब क्रैश करेगा। द एयरक्राफ्ट विल क्रैश इफ ऑल द 3 इंजन फेल्स। और आपको बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आर दिस। कितने चांसेस हैं कि वो इंजन फेल हो जाए। ए फेल हो उसके चांस ये हैं, बी फेल हो उसके चांस ये हैं, सी फेल हो उसके चांस ये हैं। तो अब देखिए तीनों इंजन क्या है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। ए फेल हो जाए इसका बी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग इंजन है। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए विल फेल, अब यहाँ पे पहले तो मैं डेटा कॉपी करता हूँ। ए मुझे कितना दिया हुआ है 0.03, प्रोबेबिलिटी दैट बी विल फेल इज 0.02 एंड प्रोबेबिलिटी दैट सी विल फेल इज 0.05, है ना। एग्जाम में हमें ये डेटा सब कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मैं तो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इसलिए सब कॉपी कर रहा हूँ। आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। ये ए, बी और सी मुझे मिल गया। क्या चांसेस हैं कि वो एयरक्राफ्ट क्रैश कर जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि तीनों इंजन फेल होने चाहिए। दैट मीन्स ए भी फेल हो जाए, बी भी फेल हो जाए, सी भी फेल हो जाए। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऑल द 3 engines फेल। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स
प्रोबेबिलिटी में जो इंडिपेंडेंट इवेंट का रूल है वो ये कहता है कि हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, विच इज 0.03 into 0.02 into 0.05, 5 2s are 10 into 3 30, तो हमें 3 मिल गया, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 1 2 3 4 ये हमें मिल गया, सॉरी ये मिल जाएगा बिकॉज 30 है नॉट 3, तो इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया मुझे ये मिला। नाउ ये है चांसेस कि वो एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाए, बट क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एयरक्राफ्ट विल नॉट क्रैश, तो नॉट क्रैश के चांसेस क्या होंगे, क्रैश होने के चांसेस को हम 1 से माइनस कर दें, दैट इज 1 माइनस 0.00003 एंड दैट विल बी 99997, विच इज माई ऑप्शन डी। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे अगेन देखिए मुझे इनिशियली जो है 0.00003 मिला था और ये ऑप्शन पहला ही है, तो गलती से भी मैं इसमें टिक ना कर दूं, थोड़ा सा पेशेंस और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड मुझे यूज करना होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था। आपको बोला कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल और टेल एंड हेड ऑल्टरनेटिवली। हेड एंड टेल या टेल एंड हेड ऑल्टरनेटिवली का मतलब है मुझे हेड मिले, टेल मिले, हेड मिले, या फिर टेल मिले, हेड मिले, टेल मिले, क्योंकि यहाँ पे टॉसिंग कितने बार हो रही है, 3 टाइम्स। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। मुझे इसका सैम्पल स्पेस निकालना है, सैम्पल स्पेस निकालने के बाद देखना है ये कितने केसेस हैं और प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। अब देखिए हम इसका सैम्पल स्पेस कैसे बनाएंगे। 3 टॉसेज हैं, मतलब फर्स्ट टॉस, सेकेंड टॉस, थर्ड टॉस। पहले टॉस में मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, हेड या टेल मिल सकता है। दूसरे टॉस में भी मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, हेड या टेल मिल सकता है। तीसरे टॉस में भी मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, हेड या टेल मिल सकता है, विच इज़ 8। तो 8 पॉसिबिलिटी है मेरे पास हेड या टेल मिलने के। अब 8 को मैं हाफ कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 4, तो मैं 4 टाइम्स हेड लिखूंगा, 4 टाइम्स टेल लिखूंगा। ये सैम्पल स्पेस बनाने का तरीका मैं समझा रहा हूँ। 4 बार हेड लिखा, 4 बार टेल लिखा, फिर 4 का आधा 2, तो मैं 2 टाइम्स हेड लिखूंगा, 2 टाइम्स टेल लिखूंगा, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, फिर 2 का हाफ 1, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, मतलब एक बार हेड एक बार टेल। अब ये मेरा सैम्पल स्पेस बन गया, ये सैम्पल स्पेस बन गया। तो अब मुझे ये 8 आउटकम्स मिल गए। अगर आपको याद है तो ये और अच्छी बात है ना। मैं अगर नहीं याद है तो हम मतलब ये तरीका देख रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे देखना है हेड और टेल ऑल्टरनेट कहाँ पे है, हेड टेल हेड, एक तो ऑल्टरनेट ये हो गया, टेल हेड टेल, एक ऑल्टरनेट ये हो गया, बाकी तो कोई ऑल्टरनेट है नहीं। तो बेसिकली मेरे पास 2 ही केसेस हैं फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम इज 8, तो 2 1s are 2 4s are, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1/4, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो प्रोबेबिलिटी टॉपिक से पूछा गया था एनडीए के एग्जाम में। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पासेस इन मैथमेटिक्स इज 4/9, मतलब द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस इन मैथमेटिक्स इज 4/9 and that he passes in physics is 2/5. Probability that he passes in physics is 2/5. Assuming that passing in mathematics and physics are independent. Independent में होता क्या है, A intersection B equals to A into B. Independent event हम तभी बोलते हैं when probability of A intersection B is nothing but probability of A multiply probability of B. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, what is the probability that he passes in mathematics but fails in physics, मतलब मुझे निकालना है probability of passing in mathematics and failing in physics. physics में fail हो जाए तो हम नॉट लगा लेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं probability of mathematics multiply probability of physics. मैथमेटिक्स के चांस है 4/9, फिजिक्स के चांस 2/5 हैं,
तो फिजिक्स नॉट के चांस हो जाएंगे 1 माइनस 2/5 एंड दैट इज 3/5। तो ये हो गया हमारा 3/5, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया 4/15, 4/15 ये हो गया। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए, दैट इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था। आपको बोला फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, द फर्स्ट बीइंग रिप्लेस्ड बिफोर द सेकेंड इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट इज अ डायमंड एंड द सेकेंड इज अ किंग। अब देखिए यहाँ पे कार्ड्स के केस में ना अगर विथ रिप्लेसमेंट है, विथ रिप्लेसमेंट का मतलब है कि मैंने एक कार्ड निकाला, उसको देखा, फिर वापस उसको पैक में मिला दिया, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट का सिचुएशन बन जाता है। और इंडिपेंडेंट इवेंट में मुझे मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पे बोला फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 cards are drawn, the first being replaced before the second is drawn, what is the probability that the first is a diamond। अब मुझे निकालना है probability of diamond। डायमंड के चांसेस होते हैं 13 डायमंड्स होते हैं और टोटल कार्ड्स होते हैं 52 एंड द सेकेंड इज अ किंग। अब क्योंकि मैंने एक कार्ड निकाला, देखा डायमंड है या नहीं है, जो भी है उसको फिर वापस मिला दिया। अब जब मैं दूसरा कार्ड निकालूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी वापस वही रहेगी, आई मीन प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि 52 कार्ड्स ही हैं। अगर मैं निकाल के बाहर रख देता तो फिर मेरे पास 51 कार्ड बचते। अब मैंने निकाल के वापस मिला दिया तो 52 कार्ड ही हैं और मेरे पास टोटल किंग है 4। तो मुझे निकालना है कि पहला जो है डायमंड हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड एंड किंग, एंड हमेशा इंटरसेक्शन, एंड का मतलब है इंटरसेक्शन और का मतलब है यूनियन। तो डायमंड एंड किंग, क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, अगर विथ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं कार्ड्स के केस में इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। तो मैं इसको लिख लूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड इज 13/52 into king is 4/52, 13 4 52, 4 1 4, हमें 1/52 मिल गया। तो माय ऑप्शन इज सी, तो सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एनडीए के एग्जाम में पूछा गया ऑन द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। आपको बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ नेव and a queen when 2 cards are drawn from a pack of 52 cards। अब यहाँ पे मुझे नेव और क्वीन के चांसेस निकालने हैं 52 कार्ड से, और यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट नहीं बोला है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट मुझे मान के चलना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 52 कार्ड्स हैं, उसमें सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन मुझे चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेव, पहले हम नेव के चांसेस निकालते हैं, है ना। नेव के चांसेस हो जाएंगे 4/52, 4/52। इसके बाद मुझे चांसेस निकालने हैं कि मुझे जो सेकंड कार्ड है वो क्या मिल जाए, क्वीन मिल जाए, क्वीन मिल जाए, तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। अब देखिए यहाँ पे क्वीन हमारे पास 4 है, क्योंकि मैंने फर्स्ट कार्ड क्या निकाला, नेव निकाला, क्वीन तो निकाला नहीं, वो जितना है उतना ही है। बट क्योंकि मैंने एक कार्ड निकाल लिया और उसको मैंने रिप्लेस नहीं किया, नीचे डिनोमिनेटर मेरे पास 51 हो जाएगा। अब मुझे बोला है एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग नेव एंड क्वीन। इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नेव, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, क्योंकि फर्स्ट कार्ड मुझे नेव मिले इसका कोई लेना देना नहीं है, सेकेंड कार्ड मुझे क्वीन मिलेगा। तो नेव के चांसेस हो गए 4/52, क्वीन के चांसेस हो गए 4/51, 4 13 13 1 13 एंड 13 5 65 प्लस 1 66, 4/663। माय ऑप्शन इज सी, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो प्रोबेबिलिटी टॉपिक का आया था एनडीए के एग्जाम में। आपको बोला इन थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब देखिए मुझे ये डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए एग्जॉस्टिव इवेंट की। नाउ एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब होता है
द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन द सैम्पल स्पेस, है ना, उसको हम एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट बेसिकली सैम्पल स्पेस में मेरे पास कितने इवेंट्स हैं उसके टोटल कलेक्शन को हम एग्जॉस्टिव बोलते हैं। तो मुझे बेसिकली निकालना है कि अगर मैं 2 डाइस को थ्रो करता हूँ तो उसमें टोटल सैम्पल स्पेस में कितने इवेंट्स होंगे। पहले डाइस में 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, दूसरे डाइस में 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 36। तो अगर मैं एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करता हूँ तो मुझे 36 एग्जॉस्टिव इवेंट्स मिल सकते हैं, एंड दैट इज़ माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो एनडीए के एग्ज़ाम में पूछा गया था। आपको बोला इफ़ A and B are any two events such that probability of A union B is 3/4 and A intersection B is 1/4 and probability of not A is 2/3, where A bar stands for the complementary event of A, then what is probability of B? देखिए यहाँ पे एडिशन थ्योरम लगेगा, and that theorem is probability of A union B is nothing but probability of A, probability of B minus probability of A intersection B. अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, probability of A union B चाहिए, जो कि मुझे दिया हुआ है, and that is 3/4. probability of A चाहिए, लेकिन यहाँ पे A नॉट दिया हुआ है। मुझे मालूम है probability of A नॉट is 1 minus probability of A। ये तो हो गया फॉर्मूला। ये मुझे 2/3 मिला इज इक्वल टू 1 माइनस probability of A लिखूंगा, तो मैं इस 2/3 को 1 से माइनस कर दूंगा, मुझे A जो है मिल जाएगा। तो A की वैल्यू मुझे मिल गई 1/3 व्हेन आई सब्ट्रैक्ट दिस। तो A की वैल्यू 1/3। B तो मुझे मालूम नहीं है, A इंटरसेक्शन B मुझे दिया हुआ है 1/4। इस 1/4 को हम यहाँ पे लाते हैं, ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 4/4 एंड दैट इज 1। 4/4 यानी कि ये 1 हो गया। अब इसको मैं यहाँ लाऊंगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, विच इज 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B मुझे कितना मिल गया, 2/3। सो द आंसर इज B।